डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केपी स्टडी। आज हम लोग प्रश्नावली 4B कक्षा 12 गणित पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को, जिसमें कहा है कि हमें सत्य और असत्य को ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी का मान बदल जाता है। ये हमें पहला दिया हुआ कि यदि सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी का मान बदल जाता है। तो ये हमें बताना है कि सत्य है कि असत्य है। तो ये जो है, ये पहले वाला यानी ए वाला जो दिया गया है, ये हमारा असत्य है, क्योंकि हमने गुणधर्म में यही सीखा है कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता। अर्थात ये जो हमारा पहला वाला है, ये हमारा असत्य होगा। तो ये हमारा पहला असत्य होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे इसको टिक भी कर दिया कि पहला असत्य है अर्थात गलत है। तो आइए अब हम दूसरे को देख। दूसरा दिया गया हमारा, यदि सारणी के पहले स्तंभ के प्रत्येक अवयव को यम से गुणा कर दिया जाए और दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव को यन से गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान यम यन गुना हो जाता है। तो सारणी का मान यम यन गुना हो जाता है। जो अगर देखिए तो यदि सारणी के प्रत्येक अवयव को यम से गुणा करें, यानी पहले वाले को यम से, पहले स्तंभ को यम से तथा दूसरे स्तंभ को अगर यन से गुणा करेंगे तो हमारा जो सारणी होगा वो यम यन गुना नहीं होगा। अर्थात ये भी हमारा क्या है, असत्य। ये भी हमारा असत्य है। तो हमने यहाँ पे असत्य का निशान लगा दिया, अर्थात गलत है। तो आइए देखते हैं अब तीसरे वाले को। तीसरा दिया गया है हमें, यदि किसी सारणी के कोई दो स्तंभ सर्वसम हो तो उसका मान 0 होता है। जो कि ये प्रगुण नंबर 4 है हमारा। यदि किसी सारणी के कोई दो स्तंभ सर्वसम हो तो उसका मान 0 होता है, जो कि सत्य है। अर्थात ये तीसरा वाला हमारा क्या होगा, सत्य होगा। तो आइए देखते हैं हम अपने अगले वाले क्वेश्चन को, चौथे नंबर को। चौथा दिया गया है, यदि किसी सारणी की पहली पंक्ति को दूसरी में और दूसरी को पहली में बदल दिया जाए तो नए सारणी का मान बदल जाता है। ये कहा गया कि यदि किसी सारणी की पहली पंक्ति को दूसरी में और दूसरी को पहली में बदल दिया जाए तो नए सारणी का मान बदल जाता है। तो ये भी हमारा सत्य है। अर्थात ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या है, सत्य है। तो हम यहाँ पे इसको मार्किंग करते हैं, टिक करते हैं, ये हमारा सत्य है। तो आइए अब हम देखते हैं अपने अति लघुत्तरी प्रश्न को, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है लघुत्तरी प्रश्न में, सिद्ध कीजिए कि कॉलम के रूप में 265, 240, 219 जो कि पहले कॉलम में, और दूसरे कॉलम में दिया गया है 240, 225, 198, तीसरे कॉलम में 219, 198, 181। ये डिटर्मिनेंट अर्थात सारणी क्लोज इक्वल टू 0 जो कि सिद्ध करना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बातें जो है नोटिस करना है, नहीं ध्यान देना है। इसमें ध्यान ये देना है कि सारणी को हल करते समय ज़्यादा से ज़्यादा हमें सारणी को छोटा बनाना है और इसके बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा शून्य भी बनाना है। तो आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात और ध्यान देना होगा कि हम जब भी सारणी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रो और कॉलम के रूप में हम घटाएंगे या तो जोड़ेंगे या तो गुणा करेंगे या तो भाग करेंगे। जो भी कंडीशनें लागू करेंगे उसको हम दर्शित भी करेंगे कि हमने किया क्या है। तो उसके बाद हम सारणी को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और अगली कंडीशन है हमारी तथा C2 टेंस टू C2 माइनस C3। इतना हमने लिख दिया। अब इतना लिखने का मतलब ये है
कि हमने जो ये C1 टेंस टू लिखा है, अर्थात जो C1 है ये C1 माइनस C2 भी आगे लिखा है, अर्थात C1 में से C2 घटाने के बाद जो आएगा वो लिखना कहाँ है, ये तीर के पहले वाला जो अवयव लिखा है हमें ये दर्शाता है। अर्थात जो ये C1 अर्थात जो कॉलम लिखा हुआ है ये हमें ये दर्शाता है कि C1 में से अगर C2 को घटा देंगे तो घटाने के बाद लिखना किस कॉलम में है, तो C1 यानी पहले कॉलम में लिखना है। और ये C2 भी ये दर्शाता है कि C2 में से अगर C3 घटा दिए यानी दूसरे कॉलम में से तीसरे कॉलम को घटा दिए तो इसे लिखना कहाँ है, दूसरे कॉलम में अर्थात C2 के स्थान पे। तो आइए जो हमने यहाँ पे कंडीशनें लागू की है उसको लिख लेते हैं। तो अब देखें तो थोड़ा सा हम साइड में रफ कार्य में देख लेते हैं यहाँ पे, तो रफ कार्य के अंतर्गत कर सकते हैं। यहाँ हम रफ कार्य में देख लेते हैं, यानी कह सकते हैं ये रफ कार्य हुआ हमारा यहाँ साइड में। अब रफ कार्य में देखते हैं तो यहाँ पे C1 लिखा है हमने, C1 टेंस टू C1 माइनस C2, तो C1 अर्थात ये वाला पहला कॉलम हुआ C1 और ये दूसरा कॉलम हुआ C2 और ये वाला हमारा C3 हुआ। तो यहाँ पे लिखा क्या है हमने C1, तो C1 का पहला अवयव कितना है 265। अब माइनस बीच में यहाँ पे लगा हुआ है तो माइनस C2 का पहला अवयव कितना है 240, यहाँ से 240। अब इसको यहाँ से घटा देंगे, तो घटाने के बाद देखेंगे कि यहाँ से घटाने के पश्चात हमें कितना मिलेगा 25। अब इस 25 को हम कहाँ लिखेंगे, तो इस 25 को हम कॉलम में पहले वाले अवयव के ही स्थान पे लिखेंगे। अर्थात अब हम इसी तरह से अन्य को भी करेंगे। तो आइए अब हम लिखते हैं, अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने सारणिक बनाया, तो ये इसमें से ये वाला घटा तो यहाँ से आ गया 25। अब C2 में से, अब देखें तो C2 में से C3 घटेगा तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना 21। और ये इसके लिए हमने कोई कंडीशन नहीं लिखा है तो हम इसे उसी तरह से उतार लेंगे। अब फिर देखें तो ये C1 में से C2 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15 और C2 में से ये C3 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 27 और ये 198 इसी तरह से उतार लेंगे। फिर आगे ये देखें तो C1 वाले में से ये C2 घटाएंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 21 और C2 में से C3 घटाएंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 17 और ये 181 को इसी तरह से लिख लेंगे। अब पुनः हम आगे, जैसे कि हमने इस कंडीशन को दर्शाया, अब पुनः हम इसी तरह से कुछ कंडीशन को और दर्शाएंगे ताकि ये मान और छोटा हो। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे C3 टेंस टू C3 माइनस 8C1 तथा C1 टेंस टू C1 माइनस C2, इस तरह से। अब इस कंडीशन के अनुसार चलेंगे, अर्थात C3 के स्थान पे लिखना है और C3 में से जो C1 है उसका 8 गुना करके लिखना है, यानी 8 का C1 वाले में गुणा करके तब C3 में से घटाना है। तो पहला कंडीशन हमारा हुआ C1 टेंस टू C1 माइनस C2, अर्थात C1 में से C2 को घटा देंगे तो यहाँ से लिखते हैं C1 ये हुआ, तो C1 में से C2 को घटाया तो यानी 25 में से 21 को घटा दिए तो यहाँ पे 4 आ गया। और ये देखिए आगे हमने लिखा क्या है, अब C2 के लिए कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं लिखा है तो C2 को इसी तरह से उतार लेंगे। अब C3 के लिए हमने कंडीशन लिखा है कि C3 में से C1 का 8 गुना करके घटाएंगे तो ये 25 है, इसका 8 गुना 25 अट्ठे 200, तो 200 को 219 में से घटाएंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 19। ये हमारा दूसरा कंडीशन हुआ। अब इसी तरह से हम आगे भी करेंगे, तो 15 में से 27 को घटा देंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा और यहाँ से इस वाले को हम उतार लेंगे 27। और तीसरे वाले में देखें तो C3 में से C1 का 8 गुना, तो ये 15 है तो 15 का 8 गुना, तो 15 का 8 गुना करके इसमें से जब घटा देंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा 78। और फिर ये C1 में से C2 को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना हमारा 4 आएगा। और अब यहाँ से 17 वाले अर्थात C2 में कोई परिवर्तन नहीं करना है तो C2 को इसी तरह से उतार लेंगे। और C3 के लिए, अब C3 तो C1 का 8 गुना करेंगे, C1 का 8 गुना करने के पश्चात यहाँ से जब घटा देंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13। अब देखें तो यहाँ पे हमने इतने कंडीशनों को लागू किया। अभी अगर और छोटा हो सके तो हम इसे और छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने यही सीखा कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटा बनाएंगे, उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे शून्य में बदलने की कोशिश करेंगे। तो हमने इसे
काफ़ी छोटा कर दिया है। अब हम इसे शून्य में बदलने की कोशिश करेंगे ताकि सारणिक हमें हल करने में आसान हो। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हम शून्य कैसे ला सकते हैं, किस कंडीशन के अनुसार। तो अब अगर यहाँ पे देखिए तो ये जो हुआ हमारा R1 है इस तरह से क्षैतिज रूप में, और ये R2 है और ये R3 है। तो अगर देखिए ये R1 4 है और R3 भी 4 है, तो अगर इस 4 में से इस 4 को घटा देते यहाँ पे शून्य बन जाएगा, अर्थात ये R1 है तो R1 के स्थान पे शून्य लिखेंगे और घटाएंगे किसको, R3 को। तो एक कंडीशन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि R1 टेंस टू R1 माइनस R3। और अगर देखें तो यहाँ पे 12 है, अगर ये 12 है तो अगर इसका 3 गुना करके यानी R3 का 3 गुना करके इसमें जोड़ दें तो ये माइनस और ये प्लस, ये भी 0 हो जाएगा। तथा दूसरी कंडीशन हमारी क्या हुई, R2 टेंस टू R2 प्लस 3R3, ये कंडीशन लिख सकते हैं। अब इसी के अनुसार हम लिख देंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे 4 उसी तरह से बना रहेगा। अब यहाँ पे 0 कैसे आया, तो R1 टेंस टू R1 माइनस R3 यानी 4 में से ये 4 को घटा दिए तो 0, और ये माइनस 12 तो यहाँ पे लिखा है कंडीशन हमने कहा R2 टेंस टू R2 प्लस 3R3, तो इसका 3 गुना यानी 12 को जब इसमें जोड़ेंगे तो प्लस 12 और ये माइनस 12 से 0 हो जाएगा, और इसे 4 को हम इसी तरह से लिख लेंगे। फिर अगले वाले स्टेप में करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा कितना 4, और यहाँ से आ जाएगा 78 और यहाँ पे आ जाएगा 17। अब इसी तरह से जैसे हमने इन दोनों में किया इसी तरह से इसमें भी करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 117 और यहाँ पे आ जाएगा 13, इस तरह से। अब हम इसका देखें तो यहाँ पे 0 0 4 और इस तरह से देखें तो 0 4 6, अर्थात ये देखें तो इसमें 2 अंक हमारे पंक्ति के रूप में बचे, जबकि अगर कॉलम के रूप में देखें तो सिर्फ परफेक्टली एक ही अंक है, बाकी 2 शून्य हैं। अगर जब शून्य आ जाते हैं तो सारणिक को सॉल्व करना आसान हो जाता है, अर्थात ये शून्य वाले जिसमें भी गुणा होंगे वो टोटल हमारे शून्य बन जाएंगे। तो हमें इन शून्य वालों को छोड़ देना है और बाकी 4 वाले के सापेक्ष यानी 4 वाले के अनुदिश विस्तार कर देंगे। अगर 4 के अनुदिश विस्तार करें तो 4 है किस में देखें तो यहाँ पे कॉलम के रूप में है, तो अर्थात पहले कॉलम में है तो लिखेंगे कि C1 के अनुदिश विस्तार करने पर। अब अगर C1 के अनुदिश विस्तार कर रहे हैं तो C1 के अनुदिश अगर हम विस्तार करें तो हमें कुछ चिन्ह की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि हमने कल सीख भी लिया था थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, सेम उसी तरह से कॉलम के रूप में भी पड़ता है प्लस माइनस प्लस। तो आइए हम विस्तार करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसके सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, तो ये हमारा कॉलम है तो कॉलम के सापेक्ष। तो यहाँ पे लिखते हैं C1 के अनुदिश विस्तार करने पर। अब C1 के अनुदिश विस्तार कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से हमने 4 ले लिया। अब जब 4 लिया तो 4 के सम्मुख वो वाली रो छूट जाएगी जिसमें 4 है, तो 4 इस वाले लास्ट वाले रो में है तो ये रो छूट जाएगी, और ये वाले कॉलम में है तो ये कॉलम छूट जाएगी। तो बचा क्या, 4 6 78 और 117, इस तरह से बचेंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 4 हमारा इसी तरह से रहेगा, और इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा करने पे 468 आएगा, बीच में माइनस लगाते हैं तो माइनस। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो भी 468 ही आएगा। 468 में से 68 अगर घट जाएगा तो 0, तो 4 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 0, जो कि हमारा सिद्ध यही करना था। तो अतः हम लिख देंगे प्रूव दैट, अर्थात सिद्ध हुआ। आइए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सारणिक में 29 25 63 26 31 54 22 27 46 बराबर 132 दिया गया है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरह से हम कंडीशन के अनुसार यानी नियमानुसार सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम पहले सारणी को छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। तो छोटा बनाने के लिए हमें कुछ कंडीशन दर्शाना होगा, जैसा कि हम इस तरह से दर्शाएंगे, C2 टेंस टू C1 माइनस C2, और दूसरी कंडीशन हुई हमारी C3 टेंस टू
C2 माइनस C3। तो यहाँ से इस कंडीशन को पूरा करेंगे, तो आइए करते हैं यहाँ पे इस कंडीशन को पूरा। तो यहाँ पे लिखा है हमने कि C2 टेंस टू C1 माइनस C2, तो जबकि यहाँ पे C3 और यहाँ पे C2, तो C1 के लिए हमने कोई कंडीशन नहीं लिखा है, तो C1 को इसी तरह से हम उतार लेंगे। तो C1 हमारा है 29, 25 और 63, ये हमने C1 को उतार लिया। अब C2 को देखें तो घटा के C1 में से C2, यानी C1 में से C2 घटाएंगे और लिखना कहाँ पे है, तो C2 के स्थान पे। तो अगर घटा रहे हैं यहाँ पे तो 29 में से 26 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 को हम लिखेंगे कहाँ, C2 के स्थान पे, तो यहाँ पे C2। इसी तरह से अन्य भी करेंगे, तो इसे भी करेंगे तो यहाँ से घट के कितना आ जाएगा हमारा -6 और यहाँ पे आ जाएगा 9। अब इसी तरह से अगले वाले C3 के लिए करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ भी 4 और यहाँ पे 8, इस तरह से निकल के आएगा। अब इसे हम आगे देखें, अगले स्टेप में देखें तो यहाँ 3 है, 6 है, 9 है, तो ये 3 के टेबल में सब मिलेंगे और ये 4 के टेबल में सब मिलेंगे। अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ से देखें तो 3 कॉमन होगा और यहाँ से 4 कॉमन होगा। अब 3 देखें तो इस तरह से ऊर्ध्वाधर रूप में कॉमन होगा, 4 भी इस तरह से ऊर्ध्वाधर रूप में। तो जो ऊर्ध्वाधर होते हैं उसे कॉलम कहते हैं। तो हम किस कॉलम से कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उसकी भी व्याख्या हमें करनी होती है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि C2 व C3 से क्रमशः, यानी जिस तरह से हमने लिखा है C2 और C3 उसी तरह से क्रमशः 3 तथा 4। अब कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ, तो यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ लेने पर। अब यहाँ से हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो अब इसे हम दर्शाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ जो लिया तो 3 और 4, तो 3 गुणे 4 ये 29 हमारा, इसी तरह से 25 भी और 63। तो 3 कॉमन ले लिया तो 1 बचा और 3 दूनी यहाँ पे -6, 3 त्रिका 9 और 4 कॉमन लिया तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी के 8, इस तरह से निकल के आया। अब यहाँ से हमारा इतनी वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ पे देखें तो या तो हम इसे और छोटा कर दें या तो फिर हम यहीं से इसका प्रसार कर दें। तो अगर हम प्रसार करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए अगर प्रसार करेंगे तो हमें 2 कंडीशन होती है, या तो हम R के सापेक्ष करें या तो C के सापेक्ष करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग R के सापेक्ष ही करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R1 के सापेक्ष या R1 के अनुदिश विस्तार करने पर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर। अब R1 के अनुदिश विस्तार कर देंगे, तो R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे 3 चौके 12, ये 12 इस तरह से लिख देंगे। फिर यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे बड़े वाले को। अब यहाँ से जब विस्तार करेंगे तो पहला अवयव 29 है, तो 29 को हमने ले लिया। अब 29 को लेंगे तो ये इस तरह से ये वाला रो छूटेगा और ये वाला कॉलम, तो बचेगा कितना -2 1 3 2, तो इसका यहाँ पे मल्टीपल होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -4 और यहाँ पे इसका मल्टीपल होगा तो -3। अब ये 3 एकम 3 और बीच में माइनस होता है तो माइनस। अब यहाँ पे ये प्लस में और ये वाला माइनस होगा चिन्ह, तो यहाँ पे -1 लेंगे। अब यहाँ पे ये दूसरा वाला हमारा कॉलम छूटेगा और रो छूटेगा, तो बचेगा यहाँ से 25 1 63 2, तो 25 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 50, फिर -63 का 1 में तो हो जाएगा 63, फिर यहाँ पे +1। अब +1 तो यहाँ इस तरह से कॉलम और इस तरह से रो, तो 25 में 3 का गुणा करेंगे तो 75 और 63 में 2 को गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पे घटेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा कि हमारा +126, इस तरह से हो जाए, ब्रैकेट क्लोज। अब सॉल्व करते हैं अगले स्टेप में। तो ये 12 है तो 12 को हम इसी तरह से लिखेंगे 12, फिर ब्रैकेट में 29 गुणे, अब यहाँ से देखें तो 4 3 7 यानी -7, और 50 में से 63 अगर घटा देंगे, या तो कह सकते हैं 63 में से अगर 50 को घटा दें तो यहाँ पे आ जाएगा -13, तो -1 गुणे -13, फिर यहाँ पे इसे जोड़ देंगे तो प्लस, अगर यहाँ पे इसे जोड़ेंगे तो जोड़ने के पश्चात निकल के आएगा 201, इस तरह से। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 12 और ये मल्टीपल होगा तो -203 आएगा और यहाँ पे +13 + 201, इस तरह से निकल के आएगा।
अब इसे जोड़ के और घटा के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये घट जाएगा। तो जोड़ के घटाने पे यहाँ से आएगा कितना 11, जबकि पहले 12 है तो 12 गुणे ये आ गया 11। अब इसे आपस में मल्टीपल कर देंगे तो 12 में 11 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 132। यही हमें सिद्ध करना था जो कि हमारा ये दिया था, अतः कह सकते हैं कि प्रूव दैट, यानी सिद्ध हुआ। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86 बराबर 0, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए हम देखते हैं इसे। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो ये 2 है और ये 7 है और वो 65 है। अगर हम 2 और 7 को जोड़ दें तो 9 होगा। अगर 9 में अर्थात ये 2 और 7 9 हो गया, तो 9 में अगर 7 का गुणा कर दे तो 63 आएगा। अर्थात इससे पहले 65 में से अगर 2 को घटा देंगे तो क्या 63 बन जाएगा। तो इसी कंडीशन को हम या तो जोड़ के लिखें या तो फिर घटा के लिखें। इन सब कंडीशनों के आधार पे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए लिखते हैं, इसे देखते हैं। तो इसे लिख सकते हैं कि C3 टेंस टू C3 माइनस C1 प्लस 9C2, इस तरह से। अर्थात C3 में से इसमें से C1 और इसका 9 गुना करके जोड़ के उसके बाद घटाएंगे, या तो हम अगला कर सकते हैं कंडीशन के अनुसार। तो इसमें से पहले 2 घटा दें फिर इसका 9 गुना करके जोड़ दें, तब पर भी यही आएगा। अर्थात कह सकते हैं कि वो हर कंडीशन में यही बनेगा। तो हमने डायरेक्ट ही एक बार में ही इसे बना दिया। तो आइए लिखते हैं इसे। तो यहाँ पे लिखेंगे C3 के लिए हमने लिखा है, तो बाकी को हम उसी तरह से उतार लेंगे। 2, 3, 5, 7, 8, 9। अब यहाँ से उतार लिया। अब ये 2 और 7 का 9 गुना 63 और 2 65, यानी 65 को 65 में से घटा देंगे 0। इसी तरह से 3 और इसका 9 गुना 75 घटा देंगे तो 0। और इसी तरह से ये तो 9, 9, 81 और ये 5, 86 घटा देंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0। इस तरह से ये 0 हो गए हमारे सब। अब यहाँ पे देखें तो हमारा और प्रगुण पहला अब हमारा क्या कहता है, यहाँ पे देखें तो प्रगुण 1 से, तो प्रगुण 1 से यानी गुण 1 कहें या प्रगुण 1 कहें। तो प्रगुण 1 हमारा कहता है कि यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस सारणी का मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे देखें तो जो तीसरा वाला स्तंभ है उसका प्रत्येक अवयव शून्य है, अर्थात इस सारणी का मान हमारा क्या आया 0, जो कि हमें सिद्ध भी यही करना था। अतः कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, अर्थात सिद्ध हुआ। तो आइए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है x प्लस वाई जेड 1, वाई प्लस जेड एक्स 1, जेड प्लस एक्स वाई 1 बराबर 0। ये भी हमें सिद्ध करना है बराबर 0। तो अगर देखें तो यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड भी है। अगर इसे हम जोड़ दें तो इसी तरह से x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी चाहे हम R1 को R2 में जोड़ दें या R1 R2 R3 सबको जोड़ दें, तो हमें हर कंडीशन में वही मिलने वाला है। जो इसमें मिलेगा वही इसमें और यही इसमें। तो आइए हम अपने इस कंडीशन को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस R2, अर्थात R1 में R2 को जोड़ देंगे। तो R1 में जब R2 को जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें देखें तो ये x प्लस वाई था, ये जुड़ गया तो प्लस जेड, या x प्लस वाई प्लस जेड। इसी तरह से यहाँ भी y प्लस जेड है, x जुड़ जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड। इसी तरह से यहाँ भी जुड़ जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड। ये हमने सिर्फ R1 के लिए लिखा था जिसमें R1 में R2 को जोड़ रहे थे। तो बाकी इसी तरह से अन्य को उतार लेंगे तो जेड एक्स वाई 1 1 1 इस तरह से। अब देखें तो ये वाला पहला रो है, तो पहले वाले रो में एक्स वाई जेड कॉमन है,
तो एक्स वाई जेड कॉमन है, तो हम इसे लिखेंगे कि R1 से एक्स प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेने पर। तो यहाँ से R1 से एक्स प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, यहाँ से हमने उभयनिष्ठ ले लिया। अब यहाँ से ले लिया तो हम इसे बाहर करेंगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे बचा कितना हमारा, एक एक एक, जेड एक्स वाई एक एक एक, इस तरह से बचा। अब हमें पता है कि जो प्रगुण नंबर 4 कहता है, प्रगुण नंबर 4 कहता है कि किसी सारणी की किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान बराबर अर्थात सर्वसम हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। तो ये देखिए, प्रथम वाली पंक्ति और तृतीय वाली पंक्ति दोनों के मान बराबर हैं, तो अतः इस सारणी का मान हमारा क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात कह सकते हैं कि प्रगुण 4 से, जो कि प्रगुण 4 हमें यही बताता है। तो यहाँ से लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस, जो हमने उभयनिष्ठ लिया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणे इसका मान 0। तो यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, 0, जो कि हमें सिद्ध ही करना था, अर्थात प्रूव दैट हमारा सिद्ध हुआ। तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस वाई प्लस बी जेड प्लस सी बराबर 0, जो कि हमें सिद्ध करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो अगर देखें तो ये क्वेश्चन हमारा प्रगुण नंबर 5 के अनुसार सॉल्व होगा। प्रगुण नंबर 5 यही कहता है कि यदि किसी सारणी का अवयव योगफल के रूप में है तो हम उसे उसी कोटि के अवयवों में अलग अलग विभाजित करेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि प्रगुण 5 के अनुसार चले गए, यानी प्रगुण 5 से। तो प्रगुण 5 से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसे एक्स वाई जेड ए बी सी। अब यहाँ से इसे डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो जब ये योग के रूप में है एक्स प्लस है, तो जब यहाँ से हम इसे डिवाइड करेंगे तो पहले एक बार में हम पहले वाले पार्ट को लिखेंगे, यानी पहले वाले अवयव को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वाई जेड। अब फिर यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर अब डिवाइड कर रहे हैं इसे, तो यहाँ से पहले एक्स वाई जेड अर्थात जो योग के रूप में नहीं था उसे उसी तरह से लिख लेंगे ए बी सी। अब जो योग वाला दूसरा पार्ट था उसे लिखेंगे। तो दूसरा पार्ट हमारा ए बी और सी था, तो दूसरा पार्ट ए बी सी, इस तरह से लिखेंगे। अब अगर देखें तो प्रगुण नंबर 4 हमारा क्या कहता है, यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान बराबर हुआ तो उसका मान क्या होगा, 0। तो देखिए तो यहाँ पे कॉलम के रूप में यानी प्रथम स्तंभ और तृतीय स्तंभ दोनों का मान आपस में बराबर है। और यहाँ देखिए तो द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ का मान बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रगुण 4 से, तो प्रगुण 4 से, तो इसका इस सारणी का मान क्या हुआ, 0। तो यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे 0, तो बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0। अर्थात ये भी हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा सिद्ध हुआ क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है, सारणी 1 प्लस ए एक 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 ए प्लस बी एक 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 प्लस सी बराबर ए बी सी ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, यही हमें सिद्ध करना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो अगर देखें तो जो पहले वाली रो हमारी दी गई है उसमें लिखा गया है कि 1 प्लस ए, और दूसरी वाली रो में 1 प्लस बी, तीसरे वाले रो में 1 प्लस सी। और यहाँ पे सिद्ध करने के लिए अगर देखें तो यहाँ बटे बी बटे सी, इस तरह से लिखा गया है। तो ये हम जानते हैं कि ये बटे के रूप में कब आ सकता है, जब यहाँ भाग देंगे, या तो हम इसमें से कॉमन लेंगे, तो कॉमन का मतलब भाग ही होता है। तो अगर इसमें से ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ए नहीं है तो बटे के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ से बी कॉमन लेंगे तो इसमें बटे के रूप में बी हो जाएगा, और यहाँ से सी लेंगे तो इसमें सी नहीं है तो यहाँ पे बटे के रूप में सी होगा। तो इसे हम लिखते हैं कि R1 R2 व R3 से क्रमशः R1 R2 व R3 से क्रमशः
ए बी व सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर ए बी सी R1 R2 और R3 से ले लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी, क्योंकि हमने यहाँ पे उभयनिष्ठ ले लिया है। अब यहाँ पे देखें तो सारणिक में, तो यहाँ पे ए नहीं था हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a प्लस ये वाला ए था तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचा। और यहाँ पे ए नहीं था तो यहाँ पे 1/a हो जाएगा, और यहाँ पे 1/a हो जाएगा। कॉमन का मतलब भाग होता है, तो अगर इसमें होता तो यहाँ पे ये बचता, लेकिन यहाँ पे ये नहीं था तो जब भाग देंगे तो ए ही आएगा। तो इसी तरह से इसमें वाले में भी हो जाएगा, तो यहाँ से बी लिया है हमने, तो 1/b और यहाँ से बचेगा 1/b प्लस 1 और यहाँ से 1/b। और तीसरे वाले में देखें तो तीसरे वाले में हो जाएगा 1/c 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 प्लस 1, इस तरह से निकल के आएगा। अब यहाँ से देखें तो एक जो सिद्ध करना है 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, यही सिद्ध करना है। तो अगर देखें तो यहाँ से हम अगर R1 R2 और R3 सबको जोड़ दें तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 मिलेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात R1 R2 और R3 को जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे तो यहाँ से हमारा बाहर क्या है ए बी सी, इस तरह से लिखेंगे। फिर सारणिक बनाएंगे तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, इस तरह से। इसी तरह से इसमें वाले में भी होगा, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। इसी तरह से अगले वाले में भी होगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे सारणी क्लोज। अब यहाँ पे है क्या हमारा 1/b, तो 1/b लिखेंगे 1/b प्लस 1 और यहाँ पे 1/b, और यहाँ पे है 1/c और 1/c प्लस 1, इस तरह से हमारे हुए। अब यहाँ से देखें तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, ये पहले वाले रो में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि R1 से 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, इस तरह से हमने उभयनिष्ठ ले लिया। तो यहाँ से पहले से ही हमारा ए बी सी था, और यहाँ से हमने उभयनिष्ठ क्या लिया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, इस तरह से हमने उभयनिष्ठ ले लिया। अब यहाँ पे बचा 1 1 1 और 1/b 1/b प्लस 1 1/b, और यहाँ पे 1/c 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 प्लस 1, इस तरह से बचे हैं हमारे शेष। तो अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारा इस तरह से बचा। अब यहाँ पे देखें तो 1 1 1 है, तो हम जानते हैं कि अब जब छोटा कर लिया हमने तब यहाँ शून्य बनाने की कोशिश करेंगे। तो शून्य अगर देखें तो ये और ये 1 1 सब हैं, तो अगर ये इसमें से ये घटा दें तो 0 हो जाएगा, और इसमें से ये वाला घटा दे तो 0 हो जाएगा। तो घटाने का कार्य हमारा इस तरह से होगा। तो इस तरह वाले को हम कॉलम कहते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि C1 में से C2 को घटा दें और C2 में से C3 को घटा दें, तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमने कंडीशन लिख दिया, अब कंडीशन के अनुसार रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पे भी आ जाएगा 0, यहाँ पे 1 आएगा, और जब इसे घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा -1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/b, और यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1/c प्लस 1। और इसके पहले हमने जो कॉमन लिया था वो भी तो बचा है हमारा, तो यहाँ पे जो कॉमन बचा लिया था हमने वो लिखेंगे ABC, और ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c
प्लस का 1, इतना हमने कॉमन भी लिया था, ये भी हमारा बचा हुआ था। अब इसे हम विस्तार कर देंगे, तो अगर विस्तार देखें तो यहाँ पे 0 0, तो ये R1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, तो यहाँ से विस्तार कर देंगे R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, तो R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो ये जो 0 0 है इसे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये 0 हो जाएंगे टोटल, तो सॉल्व किसे करने हैं, एक वाले को। तो इससे पहले हमारा कॉमन क्या था, ABC 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1, ये कॉमन था। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, 1 को लेंगे तो अगर देखें तो चिन्ह यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 1 को लिया तो 1 वाले इस तरह से कॉलम को छोड़ देंगे और 1 वाले इस तरह से रो को, बचे क्या, -1 में 1 का गुणा होगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 1, फिर यहाँ पे माइनस, अब 0 में 1 को गुणा होगा तो यहाँ से आ जाएगा 0 ब्रैकेट क्लोज। अगर 1 में से 0 को घटाएं तो 1 ही आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ABC 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1, ये इस तरह से। अब इसमें गुणा किसका करना है, इनटू, यहाँ से घटा देंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा। अब यहाँ से इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ABC ब्रैकेट में 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1, यही हमें सिद्ध करना था, अर्थात ये हमें सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हुआ, अर्थात प्रूव दैट, ये हमारा आंसर जो कि हमें सिद्ध करना था। तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया है B प्लस C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, फिर Y प्लस Z प्लस X प्लस Y बराबर 2 सिद्ध करना है कि 2ABC PQR XYZ, इस तरह से हमें सारणी के रूप में सिद्ध करना है जैसा कि क्वेश्चन लिखा गया है। तो आप लोग बोलने पे थोड़ा ध्यान दिया करें, साथ साथ क्वेश्चन को भी देखते रहिएगा, क्योंकि बोलने में और लिखने में फ़र्क होता है। तो यहाँ पे बोल तो हम रहे हैं ABC, लेकिन यहाँ पे सारणी का चिन्ह भी लगा हुआ है, तो अगर देखते रहेंगे तो हमें कन्फर्म होता रहेगा तो बोल कैसे रहे हैं, सारणी को रो के रूप में या कॉलम के रूप में। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे B प्लस C प्लस A प्लस B, अगर इन सब को जोड़ दें तो A डबल A हो जाएगा, यानी 2A, और C 2C हो जाएगा, B और B 2B हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे डबल डबल सब हो जाएंगे और यहाँ पे भी सब डबल डबल हो जाएंगे। तो जब डबल डबल होंगे तो यहाँ पे 2 है तो 2 कॉमन कर सकते हैं। तो आइए हम इस कंडीशन को लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से। अब यहाँ पे इसे हम जोड़ देंगे टोटल, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे B प्लस C है, तो यहाँ से हो जाएगा B प्लस C प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B, इस तरह से। और बाकी के हम इसी तरह से उतार लेंगे, C प्लस A और A प्लस B। और इसी तरह से ये वाला भी हो जाएगा, Q प्लस R प्लस R प्लस P प्लस Q, आगे वाले उतार लेंगे इसी तरह से, R प्लस P और P प्लस Q। इसी तरह से ये वाला भी हो जाएगा, Y प्लस Z प्लस Z प्लस X प्लस Y, और ये हो जाएगा हमारा Z प्लस का X और X प्लस का Y, इस तरह से। और ये सारणी क्लोज। अब देखिए तो यहाँ से C 2C A 2A B 2B, तो इसे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे सारणी 2A प्लस B प्लस C, और इसे लिख सकते हैं 2P प्लस Q प्लस R 2X प्लस Y प्लस Z, और यहाँ पे C प्लस A और A प्लस B, यहाँ पे R प्लस P और यहाँ से P प्लस Q, और ये हुआ Z प्लस X और ये X प्लस Y। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्लोज यानी सारणी क्लोज। अब देखिए तो 2 2 2 सब में है, तो यहाँ से अब 2 हम कॉमन करेंगे, तो 2 कॉमन कर कहाँ से कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 2 कॉमन हो रहा है कहाँ से, R1 से। तो लिखेंगे कि R1 से 2
उभयनिष्ठ लेने पर, दो उभयनिष्ठ लेने पर। अब यहाँ R1 से हमने दो उभयनिष्ठ ले लिया, तो जब यहाँ से दो उभयनिष्ठ ले लिया तो दो बाहर हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी p प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ से c प्लस ए, यहाँ से a प्लस बी, और यहाँ से r प्लस p, और यहाँ से p प्लस क्यू, यहाँ पे z प्लस x, और यहाँ पे x प्लस वाई। इस तरह से बचेंगे। अब यहाँ से देखें तो हमें सिद्ध करके लाना क्या है, ए बी सी लाना है। तो यहाँ पे a, यहाँ पे b और यहाँ पे c लाना है। तो ए बी सी हम लाएंगे, तो इसके लिए हमें इसमें से बी सी को हटाना होगा। तो अगर बी सी को हम हटाएंगे तो बी सी तभी हट सकता है जब हम इसमें से अगर बी सी में से अर्थात बी सी को हटाएंगे, तो यहाँ से हमें R2 वाला जो पार्ट दिया गया है, R2 में से अगर R1 को घटा दें, अर्थात R2 में से R1 को घटा दें, यहाँ पे जो R2 है C और A, तो यहाँ पे C है, यहाँ पे अगर इसे यहाँ से घटा देंगे तो बचेगा क्या, हमारा B बचेगा। और इसी तरह से अगर R3 वाले में देखिए तो यहाँ से अगर इसमें से R1 को हटा दें, R3 में से A और B कट जाएगा तो बचेगा क्या, C। तो यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे C, और तब यहाँ पे A भी लाना है। तो फिर उसके लिए हम आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन को हम, तो कंडीशन हमारी क्या होगी, तो कंडीशन होगी हमारी R2 टेंस टू R2 माइनस R1 तथा R3 टेंस टू R3 माइनस R1, ये हमारी कंडीशन होगी। तो आइए हम आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 कॉमन किए थे, a प्लस बी प्लस सी और p प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचे। और यहाँ पे जब हमने कंडीशन को लगाया तो यहाँ पे माइनस बी माइनस सी माइनस का क्यू माइनस का आर माइनस वाई और माइनस जेड आए। तो अब अगले कंडीशन के अनुसार चलेंगे, तो यहाँ से R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे। तो यहाँ पे 2 हमारा बाहर था कॉमन, तो 2 बाहर किए। अब R1 R2 और R3 को जोड़ दिए, तो इसमें a प्लस बी प्लस सी था और ये माइनस बी माइनस सी जुट गए। इसी तरह से ये भी इसमें जुट गए और ये भी जुट गए। तो यहाँ पे देखिए तो माइनस बी और माइनस सी प्लस बी प्लस सी से कैंसिल, प्लस क्यू प्लस आर माइनस क्यू माइनस आर से कैंसिल, और प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड भी वाई और जेड से कैंसिल। तो यहाँ पे बचे कितने, यहाँ पे बचे ए पी एक्स और यहाँ पे माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई, और यहाँ पे माइनस में सी माइनस में आर और माइनस में जेड, ये बचा। तो अब देखिए तो जो हमारा रो दूसरा वाला है, ये माइनस वाला माइनस बी क्यू वाई और माइनस सी आर जेड, इन दोनों रो से अर्थात R2 और R3 से -1 को उभयनिष्ठ ले लिया। तो उभयनिष्ठ लेने के पश्चात यहाँ पे 2 था, तो -1 को हमने जब उभयनिष्ठ लिया दूसरे वाले रो से और तीसरे वाले रो से, तो बचा हमारा A B C P Q R X Y Z। अब यहाँ से -1 में -1 का गुणा कर दिया तो प्लस का 1 हुआ, तो 1 का जब 2 में गुणा किए तो यहाँ से 2 निकल के आ गया। अब ये हमारा यहाँ से आ गया टोटल 2 सारणिक में A B C P Q R X Y Z, जो हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।